अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा खलीफा हारून रशीद और अक्लमंद लोहार का। कहते हैं कि किसी दिन खलीफा हारून रशीद बहुत फिक्रमंद मसनद पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, आंखें वीरान नजर आ रही थीं। उन्हें कोई चीज, कोई बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो बहुत मायूसी से इधर उधर देख रहे थे और कफ अफसोस मल रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी तबीयत संभल जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। आखिरकार उन्होंने अपने वजीर जाफर को बुलवाया। जाफर फौरन खलीफा की खिदमत में हाजिर हुआ। खलीफा ने उससे अपना अहवाल कह सुनाया और कहा कि ऐसी कोई तरकीब बताओ कि मेरी हालत ठीक हो जाए। ये सुनकर जाफर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने खलीफा से कहा, हुजूर, इसका तो मुझे एक ही इलाज नजर आ रहा है। क्यों ना हम भेस बदल कर ऐसी जगह जाएं जहां आम रियाया बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारती है। वो लोग कभी फिक्रमंद और मायूस नजर नहीं आते। कुछ ऐसा ही अच्छा आपका निज़ाम हुकूमत है। हो सकता है वहां जाकर आप सारे गम भूल जाएं और दोबारा खुशो खुर्रम नजर आने लगे। खलीफा ने वजीर की राय को बहुत पसंद किया। उन्होंने अपने हबशी गुलाम मसरूर को बुला भेजा। मसरूर भी फौरन हाजिर हो गया। वो तीनों रात के अंधेरे में भेस बदल कर महल से बाहर निकल गए। रात गुजरती जा रही थी और तीनों इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। गीत बहुत प्यारा था और गाने वाले की आवाज बहुत सुरीली और मीठी थी। गीत के एक एक लफ्ज से खुशी और मसरत का इजहार हो रहा था। रो रो कर ऐसे ना मरो, खाओ पियो और ऐश करो, गम को पास ना आने दो, खुशियों से दामन भर लो, सबसे हंस हंस कर बोलो, हर एक का दिल खुश कर दो, जो हरदम खुश रहते हैं जीना उसको कहते हैं। वो तीनों उस तरफ बढ़े जिधर से आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वो एक टीले के पास पहुंचे। सितारों की रोशनी में उन्होंने देखा कि टीले को काटकर जीने बनाए गए हैं और ऊपर एक मामूली सा घर बना हुआ है। टीला बहुत ऊंचा नहीं था। जल्द ही वो ऊपर पहुंच गए। मकान की खिड़की खुली हुई थी और अंदर एक शख्स दोनों हाथों में कांच के टुकड़े लिए उन्हें बजा बजा कर खूब लहक लहक कर गा रहा था। खलीफा ने कहा, यकीनन मेरे दुख का इलाज यही है। मसरूर, इस शख्स को आवाज दो कि वो हमें अंदर आने दे। मसरूर ने दरवाजा खटखटाया। किसी ने फौरन खिड़की में से सर निकालकर गुस्से से पूछा, कौन बदमाश है जिसने मेरे गाने में मुदाखलत की? क्या चाहता है मुझसे? खलीफा ने बामुश्किल अपनी हंसी ज़िब्त की और कहा, हम लोग ताजिर हैं और बहुत दूर से आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम सिर्फ रात को कुछ दिनों तक यहाँ आराम करें और सोएं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उनके सामने मालिक मकान खड़ा था। उसने कहा, तुम लोग तो मुझे ताजिर नजर नहीं आते। खैर, तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन याद रखना, मुझसे कुछ खाने पीने के लिए मत मांगना और मैं अपनी शराब का एक कतरा भी तुम्हें नहीं दूंगा। एक बात और याद रखो, तुम तीनों वादा करो कि यहाँ जो कुछ देखोगे और सुनोगे उसके बारे में यहाँ से जाने के बाद किसी से कुछ नहीं कहोगे और ना मेरे मुताल्लिक किसी से कुछ पूछोगे। उसके बाद उसने मसरूर और जाफर का खूब मजाक उड़ाया और बुरा भला भी कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीनों अंदर दाखिल हुए। अजीब इंसान था उनका मेजबान। खलीफा, मसरूर और जाफर एक किनारे खामोशी से बैठ गए। उनसे कुछ दूर एक दस्तरखान बिछा हुआ था जिस पर भुना हुआ गोश्त, मुख्तलिफ किस्म के फल, मिठाइयाँ और एक बड़ी सी शराब की बोतल रखी हुई थी। सुबह हो रही थी। मालिक मकान दस्तरखान पर रखी हुई तमाम चीजें साफ कर चुका था और शराब की बोतल भी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। खलीफा ने हिम्मत करके उससे पूछा, जनाब, आखिर आप हैं कौन? आप तो उम्दा खाने खाते हैं और आला दर्जे की शराब पीते हैं। मेजबान ने खलीफा को घूरते हुए कहा, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया और वो नरम लहजे में कहने लगा, मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरा नाम कासिम है और मैं एक लोहार हूँ। मैं तकरीबन 20 बरसों से बगदाद में लोहार का काम कर रहा हूँ और सुबह से शाम तक 5-7 दिरहम रोजाना कमा लेता हूँ। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर जाने लगता हूँ तो सारी रकम खर्च करके मैं अच्छे अच्छे खाने और एक कीमती शराब की बोतल खरीद लेता हूँ। घर पहुंचकर पहले मैं कुछ देर आराम करता हूँ, फिर ताज़ा दम होने के बाद झूम झूम कर गीत गाने लगता हूँ। उसके बाद कुछ देर फिर आराम करता हूँ और नहा धोकर खाने के लिए बैठ जाता हूँ। मैं जो कुछ खरीद कर लाता हूँ सब खा जाता हूँ। मैं बहुत खुश खुराक हूँ, मेहनत भी तो उतनी ही करता हूँ। खाने के बाद बोतल की सारी शराब पीकर बेखबर सो जाता हूँ और फिर सुबह ही मेरी आँख खुलती है।
और मैं अपना काम करने के लिए शहर रवाना हो जाता हूँ। मैं दिन भर सिर्फ काम करता हूँ और कुछ खाता पीता नहीं हूँ, यही मेरा मामूल है। मैं जो शराब पीता हूँ उसमें नशा नहीं होता, बल्कि उससे कुव्वत हासिल होती है और अच्छी नींद आती है। खलीफा ने कहा, अगर तुम्हें कल कुछ काम ना मिले तो फिर क्या करोगे? कासिम ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, कैसे बदख्वाह हो तुम? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हारा क्या हशर होगा, इसकी खबर सारे बगदाद में फैल जाएगी। खलीफा ने हंसते हुए कहा, लेकिन हम लोग तो गैर मुल्की ताजिर हैं, हम तुम्हें किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुबह होने से कुछ पहले खलीफा और उसके साथी बाहर निकल गए। कासिम उन्हें बुरा भला कहता रहा और चीखता चिल्लाता रहा। कासिम की बदज़बानी और बुरे सलूक से खलीफा हारून रशीद बहुत लुत्फ अंदोज हुए। उन्होंने कासिम को मजाकन सताने की ठान ली। दूसरे ही दिन खलीफा ने शहर में ऐलान करवा दिया कि आज से 3 दिनों तक तमाम लोहारों की दुकानें बंद रहेंगी। ये खलीफा हारून रशीद का हुक्म है और जो भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कासिम जब शहर पहुंचा और उसने ये खबर सुनी तो फौरन उसका ध्यान उस मेहमान की तरफ गया जिसने उससे काम न मिलने की बात कही थी, लेकिन वो उसे कहाँ ढूंढता फिरता। वो सर झुकाए हुए अफसरदा हाल अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो उस रास्ते से गुजर रहा था जहाँ हम्माम खाने बने हुए थे और लोग रोजाना वहां जाकर गुस्ल करते और शाम को बदन पर मालिश करवाते थे। इस तरह हम्माम खाने वाले की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। अचानक उसके कानों में आवाज आई, अरे भाई कासिम, इतने उदास उदास कहाँ जा रहे हो? कासिम ने मुड़कर देखा। हम्माम खानों के दरवाजे पर उसका पुराना दोस्त खालिद खड़ा हुआ था। खालिद वहीं काम करता था। कासिम ने उससे सारा हाल कह सुनाया। खालिद ने कहा, इसमें फिक्र करने की क्या बात है, 3 दिन तुम यहाँ मेरे साथ हम्माम खाने में काम करो। कासिम राजी हो गया। वो हम्माम में लोगों के हाथ पांव धोता और मालिश करता रहा। इस काम के लिए उसे 5 दिरहम शाम को मिल गए और वो हस्बे मामूल तमाम चीजें खरीद कर अपने घर पहुंच गया। उसने दिल में सोचा, हम्माम खाने में काम करना कितना आसान है और आमदनी भी अच्छी हो जाती है। अब मैं लोहार का काम हरगिज नहीं करूंगा। रात हो गई थी और चांद आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। कासिम की खिड़की रोशन थी और वो हमेशा की तरह झूम झूम कर गा रहा था। इसी दौरान में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कासिम ने दरवाजा खोला। उसके सामने वही तीनों ताजिर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर कासिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जहरीले लहजे में कहा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तीनों अंदर दाखिल होकर बैठ गए। खलीफा सिर्फ यही सोच रहे थे कि लोहारों की तमाम दुकानें बंद कर देने के बावजूद इसके पास मौज उड़ाने के लिए रकम कहां से आ गई। अभी वो कासिम से कुछ पूछना ही चाहते थे कि कासिम ने हाथ के इशारे से उन्हें मना करते हुए कहा, जरा ठहरो, मुझे जरा खा पी लेने दो, फिर कुछ पूछना। दस्तरखान तो पहले ही से सजा हुआ था। आज तो दस्तरखान पर मुसल्लम तीतर बटेर, तरह तरह के फल मिठाइयाँ और शराब की बोतल नजर आई। कासिम खानों पर टूट पड़ा। खाना खत्म करने के बाद उसने बोतल की सारी शराब भी पी ली। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा। कासिम ने अपने तीनों मेहमानों को जी भरकर गालियां दी, बुरा भला कहा। फिर उसने खलीफा से कहा, तुम तो बिल्कुल काली जबान वाले हो। तुमने कल रात जो कहा था वही आज हो गया। कासिम बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा। जब उसके दिल का गुबार निकल गया और वो थोड़ी देर खामोश हुआ तो खलीफा ने उससे पूछा, लोहारों की दुकानें तो 3 दिनों के लिए बंद हैं, फिर तुम्हारे पास 5 दिरहम कहाँ से आ गए? कासिम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, आज मैंने एक हम्माम खाने में काम किया और बड़ी आसानी से मुझे 5 दिरहम मिल गए। कासिम ने सच बात कह दी। खलीफा ने फिर कहा, और अगर हारून रशीद ने हम्माम खाने भी बंद करवा दिए तो? अब तो कासिम भड़क उठा। उसने गरज कर कहा, तुम तीनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर खलीफा ने हम्माम खाने भी बंद करवा दिए तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। चलो निकलो यहाँ से। कासिम बहुत गुस्से में था। तीनों ने बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझाकर वहाँ रात गुजारी और सुबह होने से कुछ पहले ही तीनों वापस महल पहुँच गए। महल में पहुँचते ही खलीफा ने कासिम को फिर सजा देने की ठान ली। उन्होंने उसी दिन फिर ऐलान करवा दिया कि बगदाद के तमाम हम्माम खाने 3 दिनों तक बंद रहेंगे। बगदाद में जगह जगह यही गुफ्तगू हो रही थी। कासिम भी शहर में पहुंच चुका था। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि क्यों उसने रात को तीनों मेहमानों से हम्माम खाने वाली बात कह दी। आखिर वही हुआ जो उस काली जबान वाले ताजिर ने कहा था। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा, जो होना था सो हो गया। अब पछताए का होए जब चिड़िया चुग गई खेत।
कासिम ने सोचा कि अब उसे कोई और काम तलाश करना चाहिए ताकि आज के लिए 5 दिरहम का इंतजाम हो जाए। वो दर दर भटकता रहा लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूसी के आलम में अपने घर पहुंचा। उसकी नजर घर के कोने में पड़े हुए एक लंबे कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। कपड़ा सफेद था और उस पर सुर्ख रंग की धारियां बनी हुई थी। कासिम ने फौरन वो कपड़ा उठा लिया और उस कपड़े को बाजार में फरोख्त करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि कपड़ा 5 दिरहम में फरोख्त हो जाएगा। वो कपड़े का लंबा टुकड़ा लेकर कपड़ा बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक दीनी मदरसा था। कासिम ने मदरसे के गुस्ल खाने में गुस्ल किया और कपड़े को भी धोया। उसने गीले कपड़े को सुखाने के लिए अपने साफे पर लपेट लिया। वो कपड़े के बाजार में उस तरफ पहुंचा जहां उसे उसके धारी वाले कपड़े की अच्छी कीमत मिल सकती थी। वो बाजार में एक जगह खड़ा था कि एक औरत तेज तेज कदम उठाती हुई उसके पास आई और बोली, जनाब, आप तो काजी की अदालत के वकील हैं, मेहरबानी करके मेरा मुकदमा काजी साहब की अदालत में पेश कीजिए। इत्तेफाक की बात यह थी कि कासिम ने अपने साफे पर जैसा सफेद धारी वाला कपड़ा लपेट रखा था, बिल्कुल उसी तरह अदालत के वकील भी सर पर साफे की तरह लपेटे रहते थे। औरत ने गलती से लोहार को वकील समझ लिया था। लोहार समझ गया कि औरत ने उसे वकील समझ लिया है, लिहाजा इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसने बिल्कुल वकीलों के अंदाज में कहा, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। औरत ने कहा, मेरा शौहर एक बढ़ई है। मुझसे शादी करते वक्त उसने कहा था कि वो मुझे रोजाना 5 दिरहम खर्च के लिए देगा, लेकिन वो हमेशा मुझे 1 दिरहम ही देता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, कैसे घर का खर्च पूरा करूँ? कासिम ने बरहम होकर कहा, कहाँ है तुम्हारा शौहर? मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वो तुम्हें रोजाना मुकर्रर रकम अदा करने लगेगा। औरत ने कहा, मेरे शिकायतनामे पर नायब काजी के दस्तखत ले लीजिए। कासिम ने कहा, मैं ही नायब काजी हूँ। ये कहकर उसने औरत के शिकायतनामे पर दस्तखत किए और औरत से पूछा, तुम्हारे शौहर की दुकान कहाँ है? औरत ने कहा, ये गली जहाँ दाईं जाने मुड़ती है वहीं कोने पर उसकी दुकान है। कासिम ने कहा, मैं अभी उसे पकड़कर लाता हूँ। औरत ने खुश होकर कासिम को 2 दिरहम दिए और कासिम औरत को उसी जगह ठहरने के लिए कहकर तेजी से आगे बढ़ गया। गली की दाईं जाने मुड़ते ही उसे बढ़ई अपनी दुकान में काम करता हुआ नजर आया। कासिम ने झपट कर उसे पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद कर दूसरी गली में घुस गया। बढ़ई चिल्लाता रहा, अरे भाई, कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कासिम ने गरजदार आवाज में कहा, मैं तुम्हें काजी की अदालत में ले जा रहा हूँ। तुम अपनी बीवी को वादे के मुताबिक रोजाना 5 दिरहम क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे जानते हो, मैं नायब काजी हूँ। बढ़ई बोला, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं वादा करता हूँ कि आज से रोजाना अपनी बीवी को पूरी रकम अदा करूंगा और उससे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। कासिम ने उसे अपनी पीठ पर से उतारते हुए कहा, और मेरा मुआवजा कौन देगा? बढ़ई ने कहा, इस वक्त तो मेरे पास 3 दिरहम ही हैं, यही ले लो। कासिम ने कहा, ठीक है, अब इसके बाद मैं कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, तुम्हें सीधा कैद खाने में पहुंचा दूंगा। जाओ, भागो यहाँ से और अपना काम करो। 5 दिरहम लेकर कासिम ने रोजाना की तरह रात के खाने का इंतजाम किया, शराब की बोतल खरीदी और अपने घर की तरफ चल पड़ा। इतने मामलात तय करते हुए और सुलझाते हुए शाम हो गई थी। रात होने तक वो घर पहुंच गया। वो बहुत खुश था और दिल में कह रहा था, देखता हूँ मैं कि खलीफा काम करने के कौन कौन से रास्ते बंद करता है, और हाँ, आज मैं उन ताजिरों को बता दूंगा कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ। मुझे कल की कभी फिक्र नहीं रहती, मैं बस आज का सोचता हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ। कासिम बहुत खुश था। उसने कुछ देर आराम किया और फिर हमेशा की तरह हाथों में कांच के टुकड़े लेकर और उन्हें बजा बजा कर अपनी मीठी और सुरीली आवाज में गाने लगा। वो रोजाना नए नए खुशी के नगमे गाता था। आज वो गा रहा था, कितनी हसीन ये रात है, हर बात में क्या बात है, रब ने करम मुझ पर किया, खुशियों से दामन भर दिया। हंसता हूँ मैं, गाता हूँ मैं, जिस जा जिधर जाता हूँ मैं, गम से मैं कोसों दूर हूँ, मसरूर हूँ, मसरूर हूँ। एकाएक वो गाते गाते रुक गया और खलीफा के मुतालिक सोचने लगा। वो शरई अदालतें तो हरगिज बद नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वाह वाह, क्या बात है, गोया अब मेरा ये काम हमेशा जारी रहेगा। वो बहुत खुश हुआ और खाने बैठ गया। खाने के बाद उसने शराब पी। इधर बोतल खाली हुई और उधर तीनों ताजिर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कासिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उन्हें बहुत बुरा भला कहा,
तीनों ताजिर सब कुछ खामोशी से सुनते रहे। थक हार कर कासिम ने उन्हें घर में बुला लिया। पहले तो उसने सोचा था कि वो ताजिरों को अपने नए काम के बारे में हरगिज नहीं बताएगा, लेकिन ये सोचकर कि अब तो खलीफा कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा आज अगर उस काली जबान वाले ने कुछ पूछा तो वो उसे अपने नए काम के मुतालिक बता देगा। जब खलीफा ने उससे उसके नए काम के बारे में पूछा तो उसने अकड़कर जवाब दिया, अरे अब तो मैं वकील का भेष बदलकर काजी की अदालत में जाने लगा हूँ। अब देखता हूँ कि कल खलीफा कैसे अदालतें बंद करने का हुक्म देता है। कासिम की बात सुनकर खलीफा ने कुछ नहीं कहा। तीनों ने कासिम के यहाँ रात बसर की और सुबह होने से पहले फिर महल में पहुँच गए। सुबह होते ही खलीफा हारूनुल रशीद ने अदालत के काजी को बुलवाया। काजी फौरन महल में हाजिर हुआ। खलीफा ने काजी से कहा कि अदालत में शहर के तमाम मुकदमात पेश करने वाले तुम्हारे नुमाइंदों को हमने मुंतखब किया है और अदालत के तमाम नुमाइंदों या वकीलों के पास हमारा मोहर लगा हुआ इजाजतनामा है, लेकिन हमें मालूम हुआ है कि कुछ बदमाश नुमाइंदों का भेष बदलकर सरकारी नुमाइंदों में शामिल हो गए हैं। ऐसे नुमाइंदों को आज ही तलाश करके उन्हें निकाल बाहर करो। खलीफा की बातें सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। ऐसा हुक्म तो कभी खलीफा ने नहीं दिया था। आखिर क्या राज है? ये सोचता हुआ काजी उसी मदरसे में पहुंचा जहां शहर बगदाद की तमाम अदालतों के नुमाइंदे रोजाना इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मशवरे करते थे और फिर अपनी अपनी अदालतों की तरफ रवाना हो जाते थे। थोड़ी ही देर में तमाम नुमाइंदों को खलीफा के पुलिस वालों ने घेर लिया, जिनके हाथों में डंडे थे। काजी अदालत के हर नुमाइंदे से उसका इजाजतनामा तलब करता, उसे बगौर देखता और वापस कर देता। काजी बारी बारी एक एक नुमाइंदे के कागजात देखकर उन्हें अलहदा कमरे में सिपाहियों की निगरानी में भेज रहा था। काजी न सिर्फ नुमाइंदों के इजाजतनामे देख रहा था, बल्कि उनके खानदान की सारी तफसील भी पूछ रहा था, क्योंकि खलीफा के अदालत के खादिम खास के पास तमाम नुमाइंदों की मुकम्मल मालूमात दर्ज थी। कासिम समझ गया कि इस कार्रवाई का एक मतलब है, अब उसका बचना नामुमकिन है और खलीफा उसे सख्त सजा देगा। जल्द ही काजी ने कासिम को पकड़ लिया। खलीफा के सिपाहियों ने उसे डंडों से खूब पीटा। काजी ने उसे खूब डांटा डपटा और बेइज्जती की, फिर उसे हमेशा के लिए उस कमरे से निकाल दिया जहां मुख्तलिफ अदालतों के नुमाइंदे और वकील रोजाना इकट्ठा होते थे। कासिम की नजरों के सामने बार बार उस ताजिर का चेहरा घूम रहा था जो हर रात उसके लिए किसी बुरी खबर का अंदेशा जाहिर करता था। यही तमाम बातें सोचता हुआ और फिक्र में डूबा हुआ कासिम अपने घर पहुंच गया। अब वो बगदाद से जल्द निकल जाने के लिए सोच रहा था। उसने एक नज़र अपने कमरे पर डाली। कमरे में कुछ था ही नहीं जिसे वो अपने साथ ले जाता। वो अपने कमरे से निकलने ही वाला था कि उसकी नज़र एक खाली मियान पर पड़ी। उस मियान में कभी उसकी तलवार रहती थी, लेकिन अब उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसकी तलवार आखिर कहाँ गई। मियान थी तो फिर तलवार क्या हुई? फिर उसकी नज़र खूंटी से लटके हुए साफे पर पड़ी। एक कोने में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था। कासिम ने उसे अच्छी तरह तराश कर लकड़ी की तलवार बनाई। उसने तलवार का दस्ता तो इतनी खूबसूरती से बनाया और उसे ऐसा रंग दिया कि वो सचमुच की तलवार का दस्ता नजर आ रहा था। उसने खूंटी से लटका हुआ चमड़े का पट्टा अपनी कमर से बांधा, मियान में लकड़ी की तलवार रखी, सर पर साफा अच्छी तरह जमाया, हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया, उसे तेल लगाकर खूब चमकाया और घर से निकलकर बगदाद शहर की तरफ रवाना हो गया। कासिम बिल्कुल कोई दारोगा नजर आ रहा था। उसे आज के लिए 5 दिरहम की फिक्र थी। वो जल्द से जल्द शहर पहुंच जाना चाहता था। वो जिस जगह रहता था वो इलाका बगदाद की हुदूद से बाहर था, लेकिन वो हरगिज कासिम नहीं कहला सकता था जब तक रोजाना उसके साथ कोई अजीब वाकया पेश ना आ जाए। वो अपने ख्यालात में इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ है। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। अब वो होश में आया। वो बगदाद के एक बाजार में खड़ा था और एक जगह उसे बहुत भीड़ नजर आ रही थी। वो फौरन उधर भागा। भीड़ को हटाता हुआ जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा वहाँ 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे की दाढ़ी और बाल नोच रहे थे। दोनों बहुत जख्मी थे और सड़क पर जगह जगह खून नजर आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन दोनों को इस तरह लड़ने से मना करता और उन्हें एक दूसरे से छुड़ाता, लेकिन जैसे ही कासिम ने उनके करीब पहुंचकर अपना डंडा उन्हें मारने के लिए उठाया, दोनों लड़ना भिड़ना छोड़कर फौरन अलग हो गए। हर तरफ खामोशी छा गई। फिर इस खामोशी को बाजार के एक बड़े और इज्जतदार ताजिर शेख की आवाज ने तोड़ा। वो कह रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े दरोगा साहब,
آپ نے بر وقت یہاں پہنچ کر ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا، مہربانی فرما کر میری جانب سے یہ 5 درہم قبول فرمائیے اور ان بدماشوں کو خلیفہ کے سامنے پیش کیجیے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پا سکیں۔ قاسم نے دل میں سوچا، واہ واہ، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، یہ لوگ مجھے خلیفہ کا داروغہ خاص سمجھ رہے ہیں، اب تو روزانہ مجھے کسی نہ کسی بہانے سے 5 درہم مل جایا کریں گے۔ اگر میں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو مجھ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں ہوگا۔ قاسم دونوں گنڈوں کو پکڑ کر لے گیا اور خلیفہ کے محل کے پاس کھڑے ہوئے داروغہ کے حوالے کر دیا، جو دراصل خلیفہ کا خاص داروغہ تھا۔ اس کے ساتھ کئی ماتحت داروغہ بھی تھے۔ وہ سب حیرت سے قاسم کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے قاسم کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن قاسم کا بات کرنے کا انداز ایسا رعبدار تھا کہ وہ سب اس سے مرعوب ہو گئے اور اسے خلیفہ کا ہی مقرر کردہ کوئی اہم داروغہ سمجھ بیٹھے۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ خلیفہ کا کوئی خاص داروغہ ہوگا جسے خلیفہ نے بہت اہم کاموں کے لیے رکھا ہوگا۔ وہ سب مطمئن ہو گئے۔ داروغہ خاص کو بھی قاسم پر شک نہیں ہوا تھا۔ قاسم ہنستا مسکراتا رات کے لیے تمام چیزیں خرید کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات ہونے لگی تھی۔ قاسم اپنے روز کے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے تینوں تاجروں کا انتظار تھا۔ ادھر خلیفہ نے بھی بھیس بدل کر قاسم کے گھر پہنچنے کی تیاری شروع کی۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا، اب تو وہ لوہار اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا ہوگا۔ جعفر اور حبشی نے خلیفہ سے کہا، اب ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، اتنی مار کھانے کے بعد وہ ہمارے ساتھ بہت بری طرح پیش آئے گا، اب اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا ہوگا۔ لیکن خلیفہ نے کہا کہ ہم ضرور اس کے گھر جائیں گے، آج ہم اس کے لیے مرغ مسلم اور عمدہ کھانے لے جائیں۔ میں اسے بھوک سے بےتاب ہو کر اپنے قدموں میں گھسٹتا ہوا آ کر گڑ گڑاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں تاجر کے بھیس میں 5 عدد مرغ مسلم اور عمدہ کھانے لے کر محل کے خفیہ دروازے سے نکل پڑے۔ ابھی وہ قاسم کے گھر سے دور ہی تھے کہ انہیں پھر گانے کی آواز سنائی دی، وہی میٹھی اور سریلی آواز۔ قاسم گا رہا تھا، محنت کش انسان ہوں، مجھ سے کیسے خوشیاں روٹھیں گی، میں چاہوں تو پتھر سے بھی نور کی کرنیں پھوٹیں گی، جیسے بھی حالات ہوں ہر دم گیت خوشی کے گاتا ہوں، تاروں کو میں چھیڑ کے اپنے دل کا ساز بجاتا ہوں۔ تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وزیر جعفر نے کہا، حیرت انگیز، وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح خوش ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ آج اس نے کیسے 5 درہم حاصل کیے۔ اتنا کہہ کر وہ تینوں تیزی سے آگے بڑھے۔ جلد ہی وہ قاسم کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ قاسم نے کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے کہا، آؤ مہربانو آؤ، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ اس کے سر پر اب تک داروغہ کا صافہ بندھا ہوا تھا۔ آؤ آؤ، آج میں تمہاری بہت اچھی مہمان نوازی کروں گا۔ خلیفہ نے کہا، آج ہم آخری بار تمہارے گھر میں قیام کریں گے، کل ہم بغداد چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے آج رات کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا اور تم ہمارے مہمان ہوگے۔ قاسم نے کہا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، اندر آ جاؤ، اب میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں، تمہارے جی میں جو آئے وہ کہو۔ پھر اس نے خلیفہ سے کہا، اور تم اے کالی زبان والے، کل کے لیے کون سی پیشن گوئی کرے گا، وہ بھی کر کے دیکھ لے، اب کبھی میرا کام بند نہیں ہوگا، کیونکہ اب میں خلیفہ کے جو خاص داروغہ ہیں ان میں شامل ہو گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے زوردار کہکہا لگایا۔ قاسم کی باتیں سن کر خلیفہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے قاسم کے ساتھ کھانا کھا کر بے چینی سے رات گزاری اور صبح ہونے سے پہلے محل میں پہنچ گئے۔ خلیفہ نے جتنے خاص اور وفادار داروغہ تھے ان سے معلوم کر لیا کہ کیسے دھوکہ دے کر قاسم ان میں شامل ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے قاسم کو گرفتار کرنے اور سزا دینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ دن چڑھتے ہی انہوں نے بڑے داروغہ کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے ماتحتوں میں سے فوراً 4 داروغہ محل میں بھیج دو۔ پھر خلیفہ نے قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اس نئے داروغہ کو ضرور بھیجنا۔ جب قاسم کو جو داروغہ کے بھیس میں بڑے داروغہ کے ماتحتوں میں شامل تھا یہ پتہ چلا کہ اسے خاص طور پر خلیفہ نے بلوایا ہے تو وہ سوچنے لگا، یہ کیا بات ہوئی، کیا یہاں بھی میری شامت آئی ہے، کیا پھر مجھے لوہار کا کام کرنا پڑے گا؟ لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ خلیفہ مجھے معاف کر دے گا یا قتل کروا دے گا۔ قاسم کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور وہ پریشان ہو رہا تھا۔ کبھی یہ سوچ کر مطمئن بھی ہو جاتا تھا کہ شاید رتبہ بڑھانے یا انعام دینے کے لیے خلیفہ نے انہیں طلب کیا ہو۔ وہ 4 داروغہ محل میں پہنچے۔ محل میں پہنچ کر تو اس سے بھی برا ہوا جو قاسم سوچ رہا تھا۔
वो चारों खलीफा के दरबार में खड़े थे। खलीफा हारून अल रशीद अपने मुंह पर रुमाल डाले हुए बैठे थे। उन्होंने चारों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम चारों को ऐसा काम करके ये साबित करना होगा कि तुम लोग वाकई निहायत माहिर हो अपने काम में। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें ना सिर्फ इनाम दूंगा बल्कि तुम्हारा ओहदा भी बढ़ा दूंगा, और अगर नाकाम हो गए तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दूंगा। चारों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे कि आखिर उन्हें क्या करना है। दफतन खलीफा ने इशारा किया। इशारा पाते ही 4 कैदियों को हाजिर किया गया। ये चारों कातिल थे और उन्हें अदालत से मौत की सजा सुनाई गई थी। खलीफा ने फिर कहा, तुम्हें इन कातिलों की गर्दनें उड़ानी है और मुझे देखना है कि तुम में से कौन अपने काम में माहिर है। ये सुनते ही कासिम ने दिल में कहा, शायद मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। आज खलीफा यकीनन मेरा सर काट देगा। मेरे पास तो लकड़ी की तलवार है, मैं इस तलवार से कैसे किसी का सर काट सकता हूँ। खलीफा ने जानबूझकर पहले तीनों असल दरोगा को एक एक कातिल का बारी बारी सर काटने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी तेज तलवार से एक ही वार में 3 कातिलों के सर उड़ा दिए। कैद खाने के निगरां फौरन 3 लाशें उठा ले गए। अब दरबार में एक कातिल खड़ा था और अपने साथ म्यान में लकड़ी की तलवार लटकाए हुए कासिम। खलीफा मसरूर और वजीर जाफर अपने चेहरे छुपाए हुए दिल ही दिल में खूब हंस रहे थे। कासिम का बुरा हाल था। खलीफा ने उसे मुखातिब करके कहा, चलो अब तुम्हारी बारी है। 3 दरोगा तो कामयाब होकर इनाम के हकदार हो गए और उनका ओहदा भी बढ़ा दिया गया। चलो तुम भी इनाम और ओहदा हासिल कर लो। कासिम आगे बढ़ा और खलीफा के घुटनों पर सर रखकर बोला, रहमदिल खलीफा, मेरे पास मेरी खानदानी तिलस्मी तलवार है जो मेरे बाप के परदादा ने मेरे परदादा को दी थी। मेरे दादा ने मेरे बाप को और मेरे बाप ने ये तिलस्मी तलवार मुझे दी है। ये तलवार काजी की अदालत से ज्यादा सही फैसले करती है। अगर मुजरिम बेगुनाह है तो ये तलवार उसकी गर्दन पर पड़ते ही लकड़ी की बन जाती है और खुद ब खुद पीछे हट जाती है। लेकिन मुजरिम अगर वाकई मुजरिम है तो ये तलवार उसका सर उड़ा देती है। खलीफा ने हैरत से कहा, अच्छा ऐसी जादुई है तुम्हारी तलवार, जरा इस तलवार का करिश्मा हमें भी दिखाओ। कासिम फौरन मुजरिम के पीछे पहुंचा। उसने खलीफा मसरूर और जाफर की नजरें बचाकर जल्दी से अपनी लकड़ी की तलवार म्यान से निकाली और मुजरिम की गर्दन पर मारी। फिर उसी वक्त वो चिल्लाया, हुजूर, ये शख्स बिल्कुल बेगुनाह है, इसे छोड़ दीजिए। देखिए मेरी तलवार लकड़ी की बन गई है। ये सुनते ही खलीफा मसरूर और वजीर जाफर खिलखिलाकर हंस पड़े। खलीफा हारून अल रशीद तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। जब वो हंस हंस कर बेहाल हो गए तो उन्होंने अपने चेहरे से रुमाल हटाया और कहा, कासिम, वाकई तुम कभी हिम्मत न हारने वाले इंसान हो। तुम बेइंतहा ज़हीन और बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहने वाले और अपनी ज़हानत से रोजी कमाने में उस्ताद हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं न सिर्फ तुम्हें बड़े दरोगा के ओहदे पर फाइज करके एक नए इलाके के इंतजाम की जिम्मेदारी देता हूँ, बल्कि तुम्हें अपने मुशीरों में भी शामिल करता हूँ। खलीफा के साथ ही वजीर जाफर और मसरूर भी उसके सामने बैठे हुए थे। उन तीनों ताजिरों को देखकर कासिम भी खूब हंसा और अपनी गुस्ताखी की माफी भी चाही और खलीफा ने उसे माफ कर दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।